सभी को इजी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस बाय अंकित दीक्षित में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो क्वांटम संख्या से रिलेटेड है। देखिए, क्वांटम संख्या समझने से पहले आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्वांटम संख्याएं क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, क्वांटम संख्या का अर्थ ग्रीक भाषा से लिया हुआ जिसका अर्थ होता है निर्धारण करना। अब अपन किसका निर्धारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बातचीत हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का आकार का निर्धारण करना, उसके प्रकार का निर्धारण करना, उसकी संख्या का निर्धारण करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, क्वांटम संख्या के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं बोलूं आकार प्रकार संख्या का निर्धारण मैं संख्याओं के मार्फत से कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, क्वांटम संख्याएं। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन के आकार प्रकार संख्या का निर्धारण संख्याओं के आधार पे करना क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वांटम संख्या के क्या मतलब है, 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसकी खोज करी थी बोर ने। इसके बाद बात करते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या, इसकी खोज करी थी सोमरफेल्ड ने। ये दोनों नाम आपको अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि मॉडल्स आपने पढ़े हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट जिसमें मैंने एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ाया था, बोर मॉडल सोमरफेल्ड मॉडल पढ़ा है आपने। तो द्विअंशी क्वांटम संख्या की खोज सोमरफेल्ड ने करी थी, चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज जेमान और लैंडी ने करी थी, और चक्रण क्वांटम संख्या की खोज गॉडमेट ने करी थी। तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने करी, तो आप आंसर में लिखेंगे किसने करी, तो बोर ने करी। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे बात करते हैं अपन, खोज करता अच्छे से याद कर लीजिए, मुख्य क्वांटम संख्या खोज करता कौन है, बोर। द्विअंशी क्वांटम संख्या सोमरफेल्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या जेमान और लैंडी, और चक्रण क्वांटम संख्या गॉडमेट। आगे बातचीत करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या का मुख्य काम होता है कोश। ये मैंने आपको पहला वीडियो जो बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कोश आते हैं, फिर उपकोश आते हैं, फिर कक्षक आते हैं, और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ तो पहुंचना है, परंतु अपन को स्टेप बाय स्टेप पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले कोश आएगा, तो कोश का निर्धारण कौन करता है, मुख्य क्वांटम संख्या करती है। इसके बाद द्विअंशी क्वांटम संख्या उपकोश का निर्धारण करती है, मैंने बताया था SPDF। इसी तरीके से चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, कक्षकों का निर्धारण करती है। एस के अंदर 1 कक्षक, पी के अंदर 3 कक्षक, डी के अंदर 5 कक्षक, एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को आप समझिए। उस वीडियो को इस वीडियो से लिंक करोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आगे बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। यानी एक कक्षक जो होता है, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों का डायरेक्शन होता है, स्पिन होता है। एक का क्लॉकवाइज होता है और एक का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अगर मैं इन चारों चीजों को जोड़ देता हूं तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन की पहचान हो जाती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन के पिन कोड की तरह काम करती है। अब इसको मैं मेरे ऊपर लेता हूं, जैसे मेरा, या फिर एक बोलो कंप्लीट एड्रेस होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक कंप्लीट एड्रेस होता है। अब इसको मैं मेरे ऊपर एग्जांपल क्रिएट करके आपको बताता हूं। जैसे मुझे कोई कार्ड या फिर कोई पोस्ट कार्ड या फिर कोई सामान भेजना है किसी व्यक्ति को, तो अपन कैसे भेजेंगे, सबसे पहले हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, हमें उसका नाम पता होना चाहिए, हमें उसका नाम पता होना चाहिए। तो मुख्य नाम, मुख्य नाम मतलब उसके पिताजी और उसका नाम, जैसे मैंने लिखा अंकित दीक्षित सन ऑफ भूपेन जी दीक्षित। तो ये तो चाहिए चाहिए। आपको कोई सामान भेजना है तो आप कैसे भेजोगे, सबसे पहले नाम तो होना चाहिए ना, आइडेंटिफिकेशन नाम के अकॉर्डिंग होती है, मानते हैं प्राइमरी नाम चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शहर का नाम। अब नाम लिखने से आपने पोस्ट कार्ड पे डाल दिया, आपने कुरियर वाले को दे दिया कि ये नाम है भैया भेज देना, आपको लगता है सामान जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या मांगेगा वो, क्या मांगेगा वो, बोलेगा किस शहर में भाई। अब पूरे इंडिया में तो अंकित दीक्षित नाम के लाखों आदमी होंगे, हजारों आदमी होंगे, तो किसके पास में एक एक को जाके बोलेंगे भाई आपका सामान आया, और हर एक बंदा बोल देगा सामान आया तो दे दे, भारत देश है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें शहर का नाम चाहिए। जैसे मैंने बोला अंकित दीक्षित, चलो भूपेन जी दीक्षित, फिर मैंने बोल दिया चित्तौड़गढ़, तो चलो चित्तौड़गढ़ में अंकित दीक्षित, भूपेन जी दीक्षित, थोड़ा आसान हुआ, पर अभी भी मामला उलझा हुआ है। इस चित्तौड़ को थोड़ा चेंज करते हैं और एक मेट्रो सिटी में जाते हैं, जैसे जयपुर। अब जयपुर में मैंने लिख दिया अंकित दीक्षित सन ऑफ भूपेन जी दीक्षित, और लिख दिया जयपुर। आपको लगता है पार्सल चला जाएगा,
नहीं जाएगा, उसके साथ कुछ और भी चाहिएगा। अब जयपुर बहुत बड़ा है तो वो बोलेगा भैया कुछ और आइडेंटिफिकेशन दो, तो मैं बोलूँगा चलो मोहल्ले का नाम लिख दो। अब मोहल्ला मैंने लिख दिया मानसरोवर। अब मानसरोवर भी बहुत बड़ा है, मान के चलिए आप उदयपुर जितना बड़ा है। अब उदयपुर जितना बड़ा मानसरोवर में एक पोस्ट कुरियर वाला घूमता रहेगा क्या? नहीं घूमता रहेगा, वो मेरे पास पार्सल नहीं आएगा। यानी मैंने लिखा अंकित दीक्षित सन ऑफ भूपेंद्र दीक्षित जयपुर मानसरोवर, तब भी समस्या है पहुंचने में। वो बोलेगा कुछ और आइडेंटिफिकेशन लिखो, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब की बार में मैंने मकान नंबर लिख दिया। अब क्या हुआ? मकान की संख्या लिख दी। अब क्या हुआ? मैंने लिखा अंकित दीक्षित सन ऑफ भूपेंद्र दीक्षित जयपुर मानसरोवर, मकान नंबर 41 61 जो भी है वो मैंने लिख दिया। अब काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? उस मकान नंबर पे वो जाएगा, अपना कुरियर देगा और अंकित दीक्षित के पास कुरियर पहुंच जाएगा। तो ये चारों चीजें मिलकर किसी व्यक्ति की पहचान करती हैं। उसी तरीके से वो चारों संख्याएं मिलकर मुख्य, द्विअंशी, चुंबकीय और चक्रण किसका निर्माण करती हैं? इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट पहचान बताती है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होती है। दैट इज कॉल्ड पोस्टल एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। चारों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉनों की पहचान हो जाएगी। क्लियर सभी के? आगे बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। बताया मैंने आपको, खोज किसने करी? बोर्ड ने। इसे n द्वारा निरूपित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये कोश के बारे में बताती है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और उन वीडियो को देखें, क्योंकि सारे लिंक बने हुए वीडियो हैं। एक वीडियो से दूसरा वीडियो जुड़ा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट नाम की चीज जब तक अपने माइंड में नहीं जाएगी, जब तक अपन स्टेप बाय स्टेप साइंस का क्लियरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो पहले उन वीडियो को देखिए मैंने एक टेबल बनाया है। मैंने बोला n की वैल्यू 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, इसी क्रम में चलती रहती। अगर n की वैल्यू 1 है तो कोश की संख्या k होगी, n की वैल्यू 2 है तो कोश की संख्या l होगी, n की वैल्यू 3 है तो कोश की संख्या m होगी, और l की वैल्यू 4 है तो कोश की संख्या n होगी। याद कर लीजिएगा, 1 इजिकल टू के, 2 इजिकल टू एल, 3 इजिकल टू एम एंड 4 इजिकल टू एन होती है। आगे बातचीत करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर मैंने आपको कोश के बारे में बताया था, तो ये के कोश है, के बाद आता है एल, एन इजिकल टू 2 है तो 2 कोश बन गए। ये तीसरा कोश बन गया जब n इजिकल टू 3 है, और ये चौथा कोश बन गया n इजिकल टू 4 है। और भी कोश हो सकते हैं, परंतु n इजिकल टू 5 6 7 8 9 10 इनकी संख्या हो सकती है। परंतु कोश के बारे में मैं वापस रिपीट आपको कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। n की वैल्यू जब 1 होती है तो k कोश होता है, n की वैल्यू 2 होती है तो l कोश होता है, n की वैल्यू 3 होती है तो m कोश होता है, और 4 होती है तो n कोश होता है। आगे अपन बातचीत करते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या। उपकोश की संख्या के बारे में बताती है दोस्तों। किसके बारे में बताती है? उपकोश की संख्या के बारे में बताती है। अब इसको L द्वारा निरूपित करते हैं। खोज किसने करी थी? सोमरफेल्ड ने करी थी। एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान से टेबल को समझिएगा। N का मान लिख दिया, कोश का नाम लिख दिया, L का नाम लिख दिया, उपकोश का नाम मैं लिख चुका हूं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब N की वैल्यू 1 होती है, N की वैल्यू 1 होती है, तो कोश की संख्या कितनी होगी? K। n की वैल्यू 1 होती है तो कोश की संख्या होगी k, और k कोश के अंदर एक उपकोश आता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, k कोश के अंदर एक उपकोश आता है जिसका नाम है s, और s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है। हमेशा कितनी होती है? 0 होती। बात करते हैं n की वैल्यू 2 होती है तो कोश आता है L, और L कोश के अंदर 2 उपकोश आते हैं। पहला आता है S, S के लिए n की वैल्यू 0, और फिर आता है P, और P के लिए L की वैल्यू हमेशा 1 होती है। याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं n की वैल्यू जब 3 होती है तो कोश कौन सा आता है? कोश आता है M, और M कोश के अंदर 3 उपकोश आते हैं। पहला आता है S, S के लिए L की वैल्यू हमेशा 0, उसके बाद आता है P, P के लिए L की वैल्यू हमेशा 1, फिर आता है D, D के लिए L की वैल्यू हमेशा 2 होती है दोस्तों। आगे बातचीत करते हैं। जब n की वैल्यू 4 होती है, जब 4 होती है तो कोश आता है n, n कोश के अंदर 4 उपकोश आते हैं। कितने उपकोश आते हैं? 4। पहला आता है S, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए
डी के लिए 2 और एफ के लिए हमेशा कितनी होती है, 3 होती है। तो ये आपको माइंड में बिठा लेना है। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती है। आगे अपन बातचीत कर रहे हैं आकार। जैसे कि मैंने बताया था उपकोष की संख्या वो आकार को बताती है। तो एस का आकार दोस्तों हमेशा याद कर लेना, एस का आकार गोलाकार होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है सीधा एस का आकार बताइए तो आप बोलिएगा गोलाकार। इसके बाद बात करते हैं पी का आकार बताइए तो आप बोलिएगा डम्बलाकार। इसके बाद बात करते हैं डी का आकार बताइए तो 2 डम्बल जोड़ दीजिएगा। यह आकार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर सभी के? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछता हूं, निम्न में से किस कक्षक की ऊर्जा अधिकतम होगी? देखिए एन और एल 2 क्वांटम संख्या आप पढ़ चुके हैं। दोनों क्वांटम संख्या को अगर आप जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने इस नोट्स में लिखा हुआ है ध्यान से, जैसे चारों ऑप्शन है इसमें किसकी अधिकतम होगी? ऊर्जा का निर्धारण मुख्य और द्विअंशी क्वांटम संख्या के योग के आधार पर भी किया जा सकता है। इन दोनों का योग जितना ज्यादा होगा ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल किसी की एन और एल दोनों को जोड़ दो और वैल्यू 10 आ रही है, किसी की एन और एल दोनों को जोड़ दो वैल्यू 5 आ रही है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो यहां 10 वाला सही होगा। जैसे ये ऑप्शन आपको दे रखा है, बताइए निम्न में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? तो पहले अपन 3s की बातचीत कर लेते हैं। देखो 3s n की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आगे जो संख्या लिखी हुई वही n की वैल्यू होती है। आगे संख्या कितनी लिखी हुई 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। l की वैल्यू s के लिए हमेशा कितनी होती है? ऊपर चार्ट में देखिए तो आंसर आएगा 0। तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 मतलब 3s की वैल्यू कितनी है? 3 है। आगे बात करते हैं 4s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और l की वैल्यू s के लिए हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। इन दोनों को जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा? 4। इसके बाद बात करते हैं 3d के लिए n की वैल्यू दोस्तों हमेशा कितनी होती है? 3 होती है। आगे संख्या कितनी लिखी हुई है? 3। l की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? चार्ट में देखिए डी उपकोष में l की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। 2 मतलब 5, आंसर इसका सही है। इसके बाद 3p के लिए आप ध्यान से देखो 3p आगे 3 लिखा हुआ तो n की वैल्यू 3। p के लिए l की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 3 और 1 = 4 हो जाएगा। इन चारों में सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है? 3d 5। तो आंसर क्या सही होगा? 3d। तो ऐसे आप बहुत इजीली क्वांटम संख्या संबंधित क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। आगे अपन बातचीत करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की संख्या के बारे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले कोश आया, फिर उपकोष आया, अब क्या आएगा? कक्षक आएगा। तो ये कक्षकों की संख्या के बारे में अपन को बताएगी। इसको खोज किसने करी? जयमान और लैंडी ने। इसको स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एक नोट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, s के लिए, pz के लिए और dz² के लिए और fz² के लिए m की वैल्यू हमेशा दोस्तों कितनी होती है? आप फटाफट आंसर निकाल के बताइएगा 0 होती है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा और मैंने बोला dz² के लिए m की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं सोचना है, सीधा आंसर क्या लगा देना है? 0। मैंने बोला s के लिए m की वैल्यू बताओ, सीधा आंसर 0। ऐसा कौन सा कक्षक है या फिर ऐसा कौन सा कक्षक है जिसमें 2 क्वांटम संख्या की वैल्यू, या फिर ऐसा कौन सा कोश है जिसमें 2 क्वांटम संख्या की वैल्यू 0 होती है? तो s, l की वैल्यू भी 0, m की वैल्यू भी 0। क्लियर सभी के? आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट में आपके सामने बना रखा है। इस चार्ट में सारी वैल्यू मैं आपके सामने लिखूंगा। n आप पढ़ चुके हो, कोश की संख्या होगी। l आप पढ़ चुके हो, उपकोष की संख्या होगी। अब बात करेंगे m किसकी संख्या बताएगा? कक्षकों की संख्या बताएगा। ये सब आप पढ़ चुके हो। एक n की वैल्यू 1 होती है तो k कोश आता है, k कोश के अंदर s उपकोष आता है और s उपकोष में l की वैल्यू 0। इसके बाद 2 तो l कोश आता है, l कोश के अंदर 2 उपकोष आते हैं, s और p 0 और 1। इसके बाद n की वैल्यू 3 आती है। उपकोष कोश की संख्या m होती है, उपकोष 3 आते हैं, spd 0 1 2। इसके बाद बात करते हैं n का मान 4 होता है, कोश आता है l, उपकोष आता है spdf 0 1 2 3। तो ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें आपकी बार क्या पढ़ना? m। हमें कोश का तो पता लग गया, कोश के अंदर उपकोष, तो अपन बोलेंगे s उपकोष के अंदर। आकार भी बता देता हूं, आकार आपको बता ही रखे हैं। एस उपकोष के अंदर कितने कक्षक आते हैं दोस्तों? 1 कक्षक। कितने कक्षक आते हैं? 1 कक्षक आते हैं। m का मान क्या होता है? m का मान 0 होता है, मैं ऊपर लिख चुका हूं। आगे बातचीत अपन कर रहे हैं आगे, यानी n का मान 2 है तो उपकोष s, n का मान 2 है तो 2 उपकोष आएंगे, s और p। s के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 1। वैल्यू कितनी होती है? m की 0। उसी तरीके p उपकोष के अंदर कक्षक कितने होते हैं? 3। 1 2 3।
आंसर क्या आएगा, m की वैल्यू 0 -1 और +1, समझ रहे हैं आप, 0 -1 एंड +1। 0 की वैल्यू p के अंदर pz, बीच में जो 0 है वहां आपको pz लिखना, मैंने प्रकार बताए थे, दूसरा वीडियो पहला वीडियो बनाया था। p के 3 प्रकार होते हैं, px, py और pz, बीच में pz है तो pz की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से n की वैल्यू 3 होती है दोस्तों, तो s उपकोष के अंदर एक कक्षक आता है, p उपकोष के अंदर 3 कक्षक आते हैं और d उपकोष के अंदर कितने कक्षक आते हैं दोस्तों, 5। तो बीच में तो 0 है, अब डी के अंदर 5 है, तो पांचों के प्रकार मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, dxy, dyz, dxj, dx² - y², dz²। तो जो 0 है वहां पर आपको dz² लिखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो मेरा प्रश्न है, डी उपकोष के अंदर कितने कक्षक आते हैं, 5 कक्षक आते हैं। क्लियर। m की वैल्यू कितनी होती है, 0 -1 -2 +1 +2। आगे बातचीत करते हैं, n की वैल्यू जब 4 होती है, s उपकोष के अंदर एक कक्षक आता है, p उपकोष के अंदर 3 कक्षक आते हैं, d उपकोष के अंदर 5 कक्षक आते हैं और f उपकोष के अंदर दोस्तों 7 कक्षक आते हैं। कितने कक्षक आते हैं, 7 कक्षक आते हैं। बड़ा इजी एक्सप्लेनेशन है, 7 कक्षक आते हैं किसके अंदर, f उपकोष के अंदर। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछने की कोशिश करते हैं, 4z², 5s, 3pz, 4f के लिए NLM क्वांटम संख्याओं के मान बताइए कितने होंगे। 4dz² के लिए n की वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम नहीं, आगे जो संख्या लिखी हुई वही n की वैल्यू है, तो n = कितना हो जाएगा, 4। l की वैल्यू dz के लिए, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 4 और 2। और m की वैल्यू dz² के लिए कितने, dz के लिए हमेशा मैंने ऊपर नोट डाला हुआ है 0 होती है। तो तीनों वैल्यू आपने लिख दी। आगे बात करते हैं 5s के लिए। 5s के लिए n की वैल्यू 5 होती है, जो आगे संख्या लिखी हुई है। l की वैल्यू s के लिए हमेशा 0 होती है और m की वैल्यू s के लिए भी हमेशा 0 होती है। ये नोट भी ऊपर डाला हुआ है। 3pz के लिए n की वैल्यू आगे संख्या कितनी लिखी हुई है, 3 होती है। l की वैल्यू p के लिए हमेशा 1 होती है और m की वैल्यू हमेशा pz के लिए दोस्तों कितनी होती है, 0 होती है। इसके बाद बात करते हैं 4f। 4f के लिए n की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 4f आ रहा है, 4f(x, y) या फिर वो नहीं आ रहा है, तो 4f उपकोष है ना कि कक्षक। ध्यान से पहले यह चीज समझिएगा। तो यहाँ पर 4f के लिए n की वैल्यू कितनी, 4। L की वैल्यू हमेशा कितनी होगी दोस्तों, L की वैल्यू होगी 3। DF के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। पर M की वैल्यू यहां पर मैंने इतनी बड़ी क्यों लिख दी, सबकी सब लिख दी, क्योंकि ये उपकोष के बारे में पूछ रहा है। इसने F, X, Y या फिर अंदर F के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं किया। अगर F के अंदर ये जाता तो वो कक्षक कहलाता। तो किसी एक कक्षक का पूछते तो हम -1 -2 या -3 या +1 +2 +3 या फिर FZ² होता तो 0 लिख देते। पर यहां पर इसने पूछा क्या है दोस्तों, यहां पर ये पूछ रहा है 4f के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, तो जितनी भी है वो सारी आप लिख दीजिए, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपके एक और प्रश्न, चौथे कोष में कुल कितने कक्षक आते हैं दोस्तों, चौथे कोष में कुल कितने कक्षक आते हैं। चौथा कोष 4, 10, 14 या 16, क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिए। चौथा कोष मतलब 4 = n है, या n की वैल्यू 4 है, कोष कौन सा होगा, n होगा। और n कोष के अंदर कितने उपकोष आते हैं, sp_df, और sp_df के अंदर कितने कक्षक आते हैं, इन सबको जोड़ लो, 1 + 3 4, 4 + 5 कितने हुए, 9 + 7 = 16। समझ में आ गया सभी के। तो आई होप आपके समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हो, जो चौथा कोष है, चौथा कोष मतलब n = 4, एक फॉर्मूला n², तो 4 का स्क्वायर 16, तो सीधे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। पर आपको बेसिक चीज भी आनी चाहिए। n उपकोष, n की संख्या 4 है, चौथा उपकोष होगा, चौथा उपकोष मतलब sp_df चारों आएंगे। s के अंदर 1 कक्षक है, p के अंदर 3 है, d के अंदर 5 है और f के अंदर 7 है, चारों को जोड़ देंगे, आंसर आएगा 16।
क्लियर। आगे बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, बड़ा इजी, गॉडमिथ ने इसे एक्सप्लेन किया था। एस द्वारा निरूपित करते हैं, पूरा चार्ट आपके समझ में आ गया होगा, ये मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद अपन सीधी बातचीत करेंगे एस का मान। तो देखिए एस का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन ने कक्षकों की संख्या भी लिख दी थी, है ना, लिख दी थी ना। एस उपकोष में एक कक्षक आता है, पर एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, आपने बोला चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताती है। एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एस की वैल्यू कितनी होती है, +½ -½ क्लियर सभी के। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। आगे बातचीत करते हैं, आगे बातचीत करें। एस के अंदर एक कक्षक आता है, बिल्कुल सही, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के अंदर 3 कक्षक आते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। +½ 3 होंगे, -½ 3 होंगे। मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा, पी उपकोष के अंदर एस की वैल्यू +½ कितनी होगी, तो आप बोलोगे 3। -½ कितनी होगी, आप बोलोगे 3। क्लियर सभी के। आगे बातचीत करते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 तो आए एस के अंदर और 6 आए पी के अंदर, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। आगे बातचीत करते हैं, एन की वैल्यू जब 3 है तो एस उपकोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक कक्षक होता है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी तरीके पी के अंदर कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 में 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, जो कि मैंने बताया, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। अगर इन सभी को जोड़ लूं तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक प्रश्न, डी उपकोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। डी उपकोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। पी उपकोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। और एस के अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं। मैंने प्रश्न पूछा डी उपकोष के अंदर एस की वैल्यू +½ कितनी होगी, तो आप बोलोगे 10 अगर है तो +½ 5 है, और -½ 5 है तो +½ कितनी होगी, 5 होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं, वापस एस का एक कक्षक होता है, 2 आगे, पी के 3 कक्षक होते हैं, 6 आगे, डी के 5 कक्षक होते हैं, 10 आगे, और एफ के 7 कक्षक होते हैं दोस्तों, तो कितने आगे, 14। इन चारों को जोड़ लें 32। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लेना। अगर मैं आपसे पूछूं, एक प्रश्न पूछता हूं, मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूं कि जो चौथा कोश है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप बोलोगे 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बताइए +½ एस की वैल्यू +½ कितनी होगी, आप बोलोगे 16। कितनी होगी, 16 होगी। क्लियर सभी की, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक और प्रश्न सोल्व करते हैं अपन। डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दोस्तों, 14, 6, 10 और 2 कितने आ सकते हैं, डी उपकोष अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दोस्तों, डी कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। आगे कंफ्यूज मत होना, डी लिखा हुआ पर आगे वर्ड, पीछे वर्ड कक्षक लिखा हुआ। कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। जो इस चक्रण क्वांटम संख्या ने बताया, क्लॉक और एंटी क्लॉक 2, एक ऊपर और एक नीचे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। क्लियर सभी के। चलिए एक और प्रश्न मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, Na के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। Na मतलब सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3s1 यानी 72 इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 3s1। और s1 के लिए s आ रहा है, s उपकोष कौन सा, s। क्लियर सभी के। s उपकोष है तो क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे संख्या 3 लिखी हुई है तो 3 हो जाएगी, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +½ -½ क्लियर सभी। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, आपने कार्बन का निकाल लो, नाइट्रोजन का निकाल लो, ऑक्सीजन का निकाल लो, है ना, बेरिलियम, बोरोन, किसी का भी निकाल सकते हैं, क्लोरीन का निकाल लो, नियोन का निकाल लो, आर्गन का निकाल लो, जिसका भी आपको क्वांटम संख्या निकालनी हो आप निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न मेरे पास, कितनी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निरूपित करती हैं, 1 2 3 4, आंसर आएगा 3। N L M S इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निरूपित
नहीं करती है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को जोड़ें एक दूसरे से, तीसरे से, यानी 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। तो ये दोनों पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट और मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हुए ये पार्ट खत्म करके अगला पार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर अपन फोकस करेंगे। मेरे टॉपिक जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये नॉलेज किसी स्पेसिफिक एग्जाम का नहीं है, ऑल ओवर जनरल साइंस का एक लेवल लेके चल रहा हूँ। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दें, आपको ये वीडियो सपोर्ट करेगा।